नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आगे के बिंदुओं पर। और इसमें आज हम जो अध्याय 10 है, 11, 12 और 13 तीन चीज़ें देखेंगे। मतलब 13 तक देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चार अध्याय देखेंगे। अध्याय 9 तक हमारा हो गया था। अध्याय 10 से अब शुरू कर रहे हैं। अध्याय 10 है शिकायत निवारक प्रणाली और इसके अंतर्गत 2 धाराएं हैं। लिख देता हूं, अध्याय 10 के अंतर्गत 2 धाराएं हैं। पहला धारा है 19 और दूसरा धारा है 20 और दोनों के प्रावधानों को देखते हैं। धारा 19 कहता है आंतरिक शिकायत निवारक प्रणाली की बात करता है। इसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी की पदस्थापना। नोडल अधिकारी की पदस्थापना का मतलब क्या है? ऐसा एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा, नोडल अधिकारी होगा, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, उसमें यदि कोई अनियमितता होती है या फिर उसके अंतर्गत जो लाभार्थी थे उनको लाभ प्राप्त नहीं होता, जो उनके हिस्से का लाभ था, तो वो सारी चीज़ों का देख रेख करेगा। इसके अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर भी है, कॉल सेंटर आदि की स्थापना कौन से धारा के अंतर्गत है? धारा 19 के अंतर्गत। उसी तरीके से धारा 20 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक गारंटी अधिनियम 2011 आया था। एक छत्तीसगढ़ लोक गारंटी अधिनियम 2011 में ये चीजें हैं कि आपको सरकार से कुछ सेवा लेना है। सरकार से कुछ सेवा लेना है का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सेवा लेना है कि मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसमें टाइम लाइन दिया हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के कितने दिनों के अंदर आपको जाति प्रमाण पत्र बना करके दे दिया जाएगा। तो उसी के तहत इसकी जो सेवाएं हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना हो या फिर और भी सुविधाएं हैं, उनको इसी मतलब इस अधिनियम की जो भी धाराएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसको छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा, यानी उसके अंतर्गत लाया जाएगा। कुल मिला के जैसे आपको राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी, आपको राशन लेना है तो कितने दिनों के अंतर्गत राशन मिलेगा, उसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। तो ये 2 प्रावधान है। एक तो आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की बात करता है, और दूसरा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत इसके विभिन्न सेवाओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की विभिन्न सेवाओं को लाने की बात करता है। इस तरीके से अध्याय 10 हो गया खत्म। अब देखते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 के अंतर्गत जो बात है वो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की बात करता है, और उसके अंतर्गत केवल एक ही धारा है और उसके अंतर्गत विभिन्न उपधाराएं हैं। धारा क्या है? धारा 21 है। धारा 21 है और इसी के अंतर्गत विभिन्न उपधाराएं भी हैं। तो पहला उपधारा क्या कहता है? राज्य सरकार इस अधिनियम में इसके लिए परिकल्पित भूमिका के सामंजस्य स्थापित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक एवं उत्तरोत्तर सुधार करेगी, यानी सुधार करती जाएगी। और जो वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आप पीडीएस भी बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत उपधारा 2 जो कहता है, ये तो उत्तरोत्तर सुधार की बात किया उपधारा 1। उपधारा 2 के अंतर्गत क्या क्या अन्य सुधार इसमें शामिल किए जाने चाहिए उसको भी बता दिया गया है। जैसे उपधारा 2 का जो क्लॉज है उसमें बताया गया है कि जो सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां तक सरकार राशन को उठा करके उनके सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। तो आप लोग देखे होंगे ट्रक वगैरह के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामने में लिखा रहता है और ट्रक जाता रहता है, तो वो इसी छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के कारण है। अब विभिन्न स्तरों पर
सम व्यवहारों की मतलब जो ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब कोई राशन लिया कोई राशन दिया, इन सब चीजों को कंप्यूटरीकरण करने की बात की गई है ख क्लॉज में। उसके बाद ग में ग जो व्यवस्था है, क ख के बाद ग यानी उपधारा 2 के अंतर्गत ग पॉइंट जो हो कहता है कि चिन्हांकन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए जो लाभार्थी हैं उनका, और उसके लिए उनका आधार कार्ड से उनको लिंक किया जाना चाहिए पूरे के पूरे पीडीएस सिस्टम को। घ पॉइंट कहता है अभिलेखों की पारदर्शिता की बात करता है, यानी जो भी वो होंगे डॉक्यूमेंट होंगे वो पारदर्शी तरीके से सभी के लिए उपलब्ध होंगे। अंगा पॉइंट जो है वो बताता है कि सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान के लिए जब अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, यानी जब लाइसेंस दिया जाएगा, तो उसमें ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारिता समूह, जो सहकारिता समिति है, और उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। निजी व्यापारियों को प्रतिबंधित किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। च पॉइंट जो है समय के अंतराल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विस्तार किया जाएगा, यानी जिसके अंतर्गत जो सामग्रियां मिल रही हैं पीडीएस के अंतर्गत उनको और भी बढ़ाया जाएगा। जैसे चावल मिल रहा है तो चावल के बाद फिर दाल भी मिले, चना भी मिले, तेल भी मिले, ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत बताई गई। और खाद्य सामग्रियों के पर्याप्त एवं सुरक्षित बफर स्टॉक संधारित करना, यानी खाद्य सामग्रियों को पर्याप्त एवं बफर स्टॉक बना के रखना किसका काम है? राज्य सरकार का, इसी अधिनियम के अंतर्गत। आइए देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में कुल 3 धाराएं हैं, 22, 23 और 24। सभी धाराओं को एक एक करके देखते हैं। धारा 22 जो कहता है वो कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन, यानी धारा 12 जो है पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता पर बात करता है, यानी इसके अंतर्गत जो भी चीजें होंगी वो पारदर्शी होंगी और उसके लिए कोई ना कोई जवाबदेह होगा। यानी मान लीजिए एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति मर गया भूख से, अब इसमें हमने भूख से तत्काल राहत की बात की है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में तत्काल भूख से राहत की बात की है, और ये व्यक्ति भूखमरी से मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो उस जिम्मेदारी की भी बात की गई है। और जो आदान प्रदान होगा सामान का, जैसे कोई राशन लिया कोई राशन दिया, किसका राशन कार्ड में नाम आया किसका नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये सारी चीजें पारदर्शी भी होंगी। तो ये 2 पॉइंट पर बात करता है अध्याय 12। अध्याय 12 का जो धारा 22 है वो धारा 22 आपको बताता है किसके बारे में, किस विषय में बात करता है। धारा 22 बताता है कि इससे संबंधित, यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जितने भी अभिलेख होंगे वो सार्वजनिक किए जाएंगे और उसके लिए राज्य सरकार नियम बनाएगा, उसी के हिसाब से सार्वजनिक किए जाएंगे। सार्वजनिक करने का मतलब मैंने कई बार बताया है कि हो सकता है राज्य सरकार कहे कि सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान के बाहर इसको पेंट से लिखवा दिया जाए, हो सकता है लिस्ट चिपकाने के लिए कहे, हो सकता है कि लाउड स्पीकर में मुनादी कराए, हो सकता है न्यूज़पेपर में निकालने के लिए कहे, ये भी हो सकता है कि इंटरनेट में डालने के लिए कह दे। तो ये सारी चीजें धारा 22 के अंतर्गत की जाएंगी, जैसा राज्य सरकार निर्देशित करेगी उसी तरीके से इसकी पारदर्शिता की बात होगी। अब देखते हैं धारा 23, स्थानीय निकाय तथा सामाजिक अंकेक्षण की बात करता है। धारा 23 सामाजिक अंकेक्षण के बारे में मैंने बताया सोशल ऑडिट पहले वाले वीडियो में, तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन धारा 23 जो कहता है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा, प्राधिकृत किया जाएगा, वो सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के संचालन के विषय में सामाजिक अंकेक्षण करेगा, सोशल ऑडिट करेगा। वो हो सकता है कि किसी ग्राम पंचायत को सोशल ऑडिट का जिम्मा दे दे, हो सकता है किसी व्यक्ति किसी अधिकारी को नियुक्त कर दे कि आपका सोशल ऑडिट करने का काम है। जिसको भी किया जाए वही सोशल ऑडिट करेगा धारा 23 के अंतर्गत। और सोशल ऑडिट के लिए क्या क्या नियमावली होंगी, यानी क्या क्या चीज देखेगा सोशल ऑडिट में, जो सोशल ऑडिट करने वाला है उसकी बात इसी में कर दी गई है धारा 23 में ही, कि नियमावली के विषय में, यानी किस तरीके से सोशल ऑडिट होगा इस विषय में कानून कौन बनाएगा या फिर गाइडलाइन कौन जारी करेगा, तो वो करेगा राज्य सरकार, और उसी के हिसाब से
सोशल ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं धारा 24। धारा 24 क्या कहता है? धारा 24 निगरानी समिति की बात करता है। ठीक है, धारा 24 निगरानी समिति की बात करता है और धारा 24 के दो उपधाराएं हैं, 1 और 2। तो पहली उपधारा देखते हैं, उसके बाद दूसरी उपधारा भी देखेंगे। पहली उपधारा क्या कहता है? पहली उपधारा कहता है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विकास खंड स्तर पर उचित मूल्य की दुकान जहां पर है उस स्तर पर, यानी 4 स्तर की बात की मैंने, राज्य, जिला, विकास खंड और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। और ऐसे निगरानी समिति का जो गठन किया जाएगा, इसमें स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं और निराश्रित व्यक्तियों, निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग का सम्यक प्रतिनिधित्व होगा, यानी सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और उनका काम क्या होगा? ठीक तरीके से राशन बंट रहा है कि नहीं बंट रहा है, ठीक तरीके से इस अधिनियम के अंतर्गत जो सुविधाएं बताई गई हैं लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों को, यानी जिनका नाम एक्चुअल में राशन कार्ड में आना चाहिए था उनका नाम ही राशन कार्ड में आ रहा है कि किसी दूसरे लोगों का आ जा रहा है, जो सक्षम लोग हैं उनका तो नहीं आ जा रहा है, जो असक्षम लोग हैं वो पिछड़ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इन सब चीजों की देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? इसी निगरानी समिति की, जो कि राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास खंड स्तर और सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान की स्तर पर काम करेंगे। तो इसमें ये उपधारा 1 जो है वो गठन की बात करता है, किसकी? निगरानी समिति के गठन की बात करता है। उपधारा 2 जो है वो बताता है निगरानी समिति का काम क्या होगा। उपधारा 2 बताता है कि जो निगरानी समिति बनेगी राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, विकास खंड या फिर सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान के स्तर पे, इसका मुख्य काम क्या होगा। तो इसका काम यही होगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो चीजें होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं, वही देखना। उसको एक एक पॉइंट में इस अधिनियम में बता दिया गया है, उस पर बात करता हूँ। इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये देखना। प्रावधानों, इस अधिनियम के प्रावधानों में किसी प्रावधान के यदि उल्लंघन हो रहा है तो उस उल्लंघन के विषय में लिखित सूचना किसको देना? कलेक्टर को देना। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो लिखित सूचना कलेक्टर को देना। अब देखते हैं एक और बात बताई गई है इनके कार्य के, कि इसके द्वारा प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर भी किसी का भी कोई उल्लंघन हो रहा है तो इसकी भी लिखित सूचना कलेक्टर को देना है। यानी जो चावल आया था, जो गेहूं आया था बटने के लिए, वो एक्चुअल में बट रहा है कि नहीं बट रहा है, या उसका कोई दुरुपयोग कर दे रहा है, सार्वजनिक उचित मूल्य वाला दुकान वाला उसको किसी को बेच दे रहा है, किसी व्यापारी को, तो उस अगर वैसा दुरुपयोग होता है तो उसकी भी लिखित सूचना कलेक्टर को देना। एक और चीज, जैसे इसमें बताया गया है कि उस प्राप्त निधि, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो निधि प्राप्त होगी, निधि का मतलब क्या है? धन। तो धन जो प्राप्त होगा उसका भी यदि दुरुपयोग हो रहा है तो उसके बारे में भी कलेक्टर को लिखित सूचना देना। अब देखिए धन किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। यदि मान लीजिए चावल उतारना है या फिर एक गोदाम बनाना है, और गोदाम के लिए जो सरकार देती है 5,000, और उसने दिखाया कि हाँ मैंने एक किराए पे 5,000 का गोदाम ले रखा है, और उस गोदाम क्या जो एक्चुअल जो किराया है वो 1,000 रुपए, तो ऐसी स्थिति में निधि का दुरुपयोग हो गया। तो ऐसी स्थिति में यही निगरानी समिति कलेक्टर को लिखित आदेश देगी, लिखित शिकायत करेगी, और कलेक्टर उसके शिकायतों के अनुसार फिर काम करेगा। धारा 2 में जो घ पॉइंट है, उपधारा 24 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो घ पॉइंट है, उसी में उसके अंतर्गत यदि क, ख और ग के अंतर्गत, क ख ग का मतलब पहला तो इसकी योजना ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उसको देखेगा निगरानी समिति। ख में देखेगा कि इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ग में देखेगा कि इसके स्टॉक का या फिर इसके निधि का कोई अनुचित प्रयोग तो नहीं हो रहा है। तो इन तीनों के अंतर्गत यदि उसको लगता है कि कुछ अनियमितता बरती गई है तो उसके लिए वो कलेक्टर को लिखित शिकायत करेंगे, और लिखित शिकायत पर कलेक्टर इस 24
अधिनियम धारा 24 की उपधारा 2 के खंड घ के अंतर्गत आगे की कार्यवाही कर सकेगा, और आगे की कार्यवाही जो करेगा वो धारा 25 के अंतर्गत करेगा। अब देखते हैं अध्याय 13, अध्याय 12 तक खत्म हो गया। अध्याय 13 जो है वो अपराध एवं शास्ति के बारे में बताया गया है। अध्याय 13 में दो धाराएं हैं, धारा 25 है और धारा 26 है। ठीक है, धारा 25 और धारा 26 दो उपधाराएं अध्याय 13 में हैं। धारा 25 जो है वो अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन की बात करता है, यानी इसके अंतर्गत जो पात्र परिवार होंगे उनके लिस्ट के विनियमन की बात करता है कि हर बार उसको आदतन करने का काम किसका है, राज्य सरकार का है। यही बात कहता है कि प्रत्येक अधिसूचना जारी करने के पास राज्य विधानमंडल में रखेगी और प्रत्येक बार उसको राज्य सरकार अपडेट भी करवाएगी। अब धारा 26 मुख्य रूप से शास्ति के विषय में है। शास्ति मतलब सजा के विषय में। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2000 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सजा का दायी होगा, यानी दंड हेतु दायी होगा। कुल मिला के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 हमने पढ़ा है, उसमें जो सजाएं दी गई हैं आवश्यक वस्तु के विषय में वही सजाएं उसको मिलेगी। यहाँ पर धारा 26 के अनुसार उसको सजा का प्रावधान है, और धारा 26 के अनुसार सजा का प्रावधान कब है, जब वह छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आदेश जो था 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2004 है क्या, उसमें लिस्ट वगैरह के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, जो यानी जो पात्रता की लिस्ट होगी उसके संशोधन के विषय में ये अधिनियम लाया गया था, ये प्रणाली आदेश 2004 लाया गया था। तो इसी के अंतर्गत यदि कोई गुनाहगार होता है तो धारा 26 के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी। यानी पूरे के पूरे अधिनियम में आपसे पूछा जाए कि सजा का प्रावधान किसमें है, तो धारा 26 में है। और धारा 26 में सजा कितनी है ये बताई नहीं गई है, ये बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो था उसी अधिनियम के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वही सजा यहाँ पे सजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मिलेगी, यानी जिसको सजा दिया जाएगा उसको मिलेगी। इस तरीके से अध्याय 13 तक आज हमने खत्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 14 जो कि विविध का है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा और पूरा फिर क्लास भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लें। फुली डिस्क्राइब टेस्ट सीरीज अभी भी डिस्काउंट पर उपलब्ध है, जो कि 999 रुपए का है, अभी आपको 665 रुपए में मिलेगा और आपकी तैयारी को ठीक ठाक कर सकता है। ये आखिरी समय में तो टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको टेस्ट ज्वाइन करना हो तो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 96 17 41 36 76 पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत क्षमा चाहूँगा कि मैं बीच बीच में वीडियो ब्रेक कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कई मजबूरियाँ हैं, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज।